हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों का 26 मार्च 2024 को सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस विषय का एग्ज़ाम है। और इस विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान की जो आपकी 4 किताबें हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र की, इन चारों किताबों से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दो दो नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जिसमें मैं आपको 3 नंबर के और 5 नंबर वाले क्वेश्चन करवाऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन देखते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने यहाँ पर नोट कर रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की मुख्य विशेषताएं बताएं। यानी कि सरस्वती सिंधु सभ्यता जो है इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और इस सभ्यता के अंदर जो नगर थे, वो जो नगर बने हुए थे उनकी जो विशेषताएं थी उसके बारे में बताना है कि नगर किस तरह के बने हुए थे। तो आंसर देखें, सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहला है, सभ्यता के नगरों में पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 टीले मिलते हैं। यानी कि इस सभ्यता के जो नगर थे यानी कि जो शहर थे, पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में टीले होते थे। पूर्वी टीले पर आवास क्षेत्र तथा पश्चिमी टीले पर दुर्ग स्थित था। यानी कि पूर्वी टीले पर आवास क्षेत्र का मतलब है जहाँ पर राजा के सैनिक रहते थे, अधिकारी रहते थे, व्यापारी वर्ग रहता था और मजदूर रहते थे। तो ये सभी तो इस आवासीय क्षेत्र पे यानी कि पूर्व टीले पर रहते थे। और जो पश्चिमी टीला था जहाँ पर दुर्ग बने थे, दुर्ग का मतलब होता है किला, और किले में राजा और राजा के जो दरबारी थे वो रहते थे। यह नगर मजबूत रक्षा प्राचीर से युक्त थे। रक्षा प्राचीर का मतलब होता है इन नगरों के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थीं नगरों की रक्षा करने के लिए, जिनमें बुर्ज बने होते थे। बुर्ज का मतलब होता है मीनार, और मीनार जो है एक तरह से टावर होते थे यानी कि ऊंचे होते थे जहाँ से दुश्मनों यानी कि शत्रुओं के ऊपर नज़र रखी जाती थी। यानी कि दीवारों के ऊपर बुर्ज बने होते थे यानी कि मीनारें बनी होती थी जहाँ से नज़र रखी जाती थी। उसके बाद है, इस सभ्यता में मुख्य सड़कें नगर को 5-6 खंडों में विभाजित करती थी। यानी कि इस सभ्यता की जो सड़कें थी, जो मेन सड़कें थी, मुख्य सड़कें, वो शहर को 5 से 6 भागों में विभाजित करती थी यानी कि बांटती थी शहर को। मोहनजोदड़ो में मुख्य सड़कें यानी कि जो मोहनजोदड़ो के अंदर मुख्य सड़कें थी वो 9.15 मीटर यानी कि 9.15 मीटर चौड़ी होती थी, तथा गलियां जो थी वो 3 मीटर चौड़ी थी। यानी कि जो मेन सड़क होती थी वो 9.15 मीटर चौड़ी होती थी, और जो गलियां होती थी शहर के अंदर वो 3 मीटर चौड़ी होती थी, और सड़कें जो थी वो कच्ची होती थी। और इस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन और बनता है, स्पेशल एक क्वेश्चन जो है हड़प्पा सभ्यता यानी कि सरस्वती सिंधु सभ्यता की जो सड़कें हैं, सड़कों के बारे में बताएं, क्वेश्चन आता है। तो उसमें आप जो है ये पॉइंट लिख सकते हैं कि जो सड़कें थी वो शहर को 5 से 6 खंडों में विभाजित करती थी, नगर को चौड़ाई बता देनी है, उसके बाद सड़कें कच्ची होती थी, ये पॉइंट बना देना। सड़क के बारे में अगर क्वेश्चन आए स्पेशल तो उससे इन पॉइंटों से जो है आपका वो उस क्वेश्चन की भी तैयारी हो जाएगी। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। कूड़े कचरे के लिए सड़कों के किनारे कूड़ेदान रखे होते थे। यानी कि इस सभ्यता की जो सड़कें थीं, सड़कों के किनारे पर कूड़ेदान रखे होते थे। घरों की नालियाँ सड़क के किनारे बड़े नालों में गिरती थी। यानी कि जो घरों से नालियाँ निकलती थी उन नालियों का जो पानी था वो नालों के अंदर गिरता था, और फिर नालों से जो है पानी नगर से बाहर निकाल दिया जाता था, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। और मृदा अपरदन का मतलब होता है कि जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसको जो नुकसान होता है मृदा अपरदन की वजह से, उसको कैसे रोका जा सकता है। आंसर देखिए, ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों पर जो भूमि है वहाँ पर सीढ़ियाँ बनाकर, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर जो है सीढ़ी नुमा खेती होती है, तो सोपान का मतलब होता है सीढ़ी। तो पहाड़ों पर जो है सीढ़ियाँ बनाकर यानी कि सीढ़ी नुमा खेती कर कर जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है।
समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जुताई का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि ये एक पहाड़ है और इस पहाड़ के ऊपर अगर ये खेत बना रखे हैं सीढ़ी नुमा, तो इन खेतों के ऊपर अगर हम जो ढाल है, ढाल के विपरीत दिशा में अगर हम इस तरह से खेत को जोत देते हैं तो पानी का जो फ्लो है वो रुक जाएगा, यानी कि धीमा हो जाएगा, और धीमा होने की वजह से मृदा का जो अपरदन है वो नहीं होगा। ढालों पर वृक्षारोपण कर कर, यानी कि जो ढाल है यानी कि पहाड़ है, पहाड़ों पर जो है पेड़ लगाकर भी मृदा अपरदन को रोका जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी का क्या है, यानी कि सत्ता के अंदर जो साझेदारी होती है, साझेदारी मतलब भागीदारी, क्या होती है। आंसर देखें, सत्ता की साझेदारी एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाता है। यानी कि सत्ता की साझेदारी का मतलब ये है कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर समाज के जितने भी वर्ग हैं उन सभी वर्गों को जो है सत्ता के अंदर भागीदार बनाया जाता है, यानी कि हिस्सेदार बनाया जाता है, जहाँ पर निर्णय और निर्माण की प्रक्रिया होती है, यानी कि डिसीजन वगैरह लिए जाते हैं, ताकि कोई भी वर्ग जो है यह महसूस ना करे कि उसकी अवहेलना हो रही है, यानी कि कोई भी वर्ग ये ना समझे कि उसकी अवहेलना हो रही है। क्या होता है कि जितने भी समुदाय हैं, जातियाँ, जनजातियाँ हैं, उनका जो प्रतिनिधि होते हैं उन प्रतिनिधियों को नेता बनाया जाता है, और नेता जो है संसद के अंदर जो है अपनी भागीदारी रखते हैं। इससे जो है सभी समुदाय से किसी न किसी को नेता बनाया जाता है, ताकि जो है सभी वर्ग ये महसूस करें कि सरकार के अंदर उनकी भी भागीदारी है। इसी को ही सत्ता की साझेदारी या भागीदारी कहते हैं, और ये वास्तविक लोकतंत्र का मूल मंत्र है, यानी कि लोकतंत्र का ये मूल मंत्र भी है, सत्ता की साझेदारी यानी कि सत्ता के अंदर भागीदारी। अगला क्वेश्चन है माया सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यानी कि जो माया सभ्यता है इसकी जो आर्थिक व्यवस्था थी इसके बारे में बताना है। तो आंसर देखें, माया सभ्यता के लोग कृषि और पशुपालन करते थे, यानी कि माया सभ्यता के जो लोग थे वो खेती करते थे और पशु पालते थे। वे गेहूँ, जौ, चना आदि फसल उगाते थे, गाय और बकरी पालते थे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, इस सभ्यता के लोग नाव, सूती वस्त्र व तांबे की घंटियाँ, तलवार व आभूषण भी बनाते थे, यानी कि माया सभ्यता के लोग इन सभी चीज़ों को भी बनाते थे। किसानों व साधारण लोगों के घर कच्चे होते थे, यानी कि जो किसान थे और जो साधारण लोग थे उनके घर कच्चे होते थे मिट्टी के, जिन्हें ना कहा जाता था, यानी कि इनको ना कहा जाता था। मायावासियों ने चौड़ी सड़कें बनवाई थी, यानी कि माया सभ्यता के अंदर भी जो सड़कें थी वो चौड़ी होती थी। इन सड़कों को स्कैब या स्कैबओब कहते थे, यानी कि सड़कों को उस समय पर स्कैब या स्कैबओब के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का वर्णन कीजिए। तो पहला है, आंसर देखें, सबसे पहला है दुख। संसार में जन्म मरण, संयोग वियोग, लाभ हानि सभी जो हैं दुख ही दुख हैं। तो गौतम बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य हैं उसमें से पहला है दुख, और इसमें ये बताया गया है कि संसार के अंदर जन्म मरण, संयोग वियोग और लाभ और हानि ये सभी क्या हैं, दुख ही दुख हैं। दुख का कारण, यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है दूसरी लाइन में कि दुख का कारण क्या है। दुख का कारण जो है तृष्णा और वासना को बताया गया है। सभी दुखों का कारण तृष्णा या वासना है। तीसरा है दुख निरोध, यानी कि दुखों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, यानी कि तृष्णा यानी कि वासना का अंत करके दुखों से छुटकारा प्राप्त हो सकता है, यानी कि दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। उसके बाद है दुख निरोध मार्ग। दुखों पर विजय प्राप्त करने के लिए अष्ट मार्ग, यानी कि गौतम बुद्ध के द्वारा जो अष्ट मार्ग यानी कि 8 मार्ग बताए गए हैं, अगर व्यक्ति उसके ऊपर चलता है तो इनके अनुसार, गौतम बुद्ध के अनुसार जो है वो दुखों पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का क्या योगदान है। आंसर देखें, द्वितीय विश्व युद्ध, यानी कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, यानी कि जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ 24 अक्टूबर 1945 को, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक था, यानी कि जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किया
उन देशों में से भारत एक था। भारत ने हमेशा ही संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संचालित शांति सेनाओं में अपने सैनिक भेजकर सक्रिय भूमिका निभाई है। यानी कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो शांति सेना है इसके अंदर अपने सैनिक भेजता है, और जिसकी वजह से भारत का इसके अंदर एक सक्रिय भूमिका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। यानी कि सरस्वती सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ था, जो इसका विनाश हुआ था, उसके कारण बताने हैं। यानी कि इस सभ्यता के अंत के क्या कारण थे। पहला है प्रशासनिक शिथिलता। बस्ती का आकार सीमित होने के कारण, यानी कि जो बस्ती थी, जो नगर था, उसका आकार सीमित था, लिमिटेड एरिया था होने के कारण, और स्वच्छता में कमी के कारण, जिसकी वजह से जो सफाई थी यानी कि स्वच्छता थी उसमें कमी आ गई और यह सभ्यता जो है समाप्त हो गई। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो बस्ती का जो आकार था, प्रशासनिक शिथिलता की वजह से उसको बढ़ाया नहीं गया, और सीमित होने की वजह से जो है स्वच्छता में कमी आई, और इस कमी की वजह से वहाँ पर बीमारियाँ उत्पन्न हुई होंगी, और उस वजह से सभ्यता का अंत बताया गया है। उसके बाद है जलवायु परिवर्तन। वर्षा कम होने के कारण तथा सरस्वती नदी का पानी सूखने की वजह से इसका पतन हुआ। तो दूसरा कारण यह बताया गया है कि जलवायु में परिवर्तन हुआ, वर्षा के कम होने के कारण, यानी कि बारिश कम हुई और सरस्वती नदी का पानी सूख गया, जिसकी वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ, यानी कि अंत हुआ। तीसरा पॉइंट है बाढ़। मोहनजोदड़ो लोथल भगत राव के उत्खनन, या उत्खनन का मतलब है खुदाई में बाढ़ के साक्ष्य मिले, यानी साक्ष्य का मतलब होता है सबूत, यानी कि बाढ़ आने के सबूत मिले हैं। यह भी पतन का कारण हो सकता है, यानी कि ये भी जो है बाढ़ भी जो है इस सभ्यता के अंत का एक कारण हो सकती है। उसके बाद है महामारी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 42 मानव कंकाल के अध्ययन से पता चला है कि उनमें से 41 की मौत मलेरिया से हुई थी। यानी कि मोहनजोदड़ो के अंदर जो 42 मानव कंकाल मिले थे, जब उनका अध्ययन किया गया तो ये पता लगा कि 42 में से 41 लोग जो है मलेरिया की वजह से मर गए थे। यह भी इस सभ्यता के पतन का कारण हो सकता है। तो ये जो है इस सभ्यता के पतन का कारण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले है धात्विक खनिज। जिन खनिजों से धातुएं प्राप्त होती है, यानी कि वो खनिज जिससे धातुएं मिले, उसको धात्विक खनिज कहते हैं। इन्हें पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, यानी कि ये खनिज ऐसे होते हैं धात्विक खनिज जिनको बार बार उपयोग किया जा सकता है। इनको किसी भी रूप में, जैसे यानी कि इनको किसी भी रूप में, तार के रूप में, चादर के रूप में ढाला जा सकता है। यानी कि इनको धात्विक खनिज से जो है तार और चादरें, लोहे की चादरें जो है बनाई जा सकती हैं। उसके बाद है तांबा, लोहा, मैग्नीज, सोना आदि धात्विक खनिज है। यानी कि तांबा, लोहा, मैग्नीज और सोना ये धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। उसके बाद है अधात्विक खनिज। इन खनिजों में धातुएं नहीं पाई जाती, नाम से ही पता लग जाता है अधात्विक, जिसमें धातु ना हो। तो इन खनिजों के अंदर धातु नहीं होती, इनका उपयोग एक ही बार कर सकते हैं। यानी कि लोहा जैसे बार बार पिघलाकर हम उससे हर बार एक नई वस्तु बना सकते हैं, लेकिन अधातु से ऐसा नहीं कर सकते। इनको पिघलाया या अलग अलग रूपों में ढाला नहीं जा सकता, यानी कि अधातु को पिघला नहीं सकते और अलग अलग रूपों में ढाल नहीं सकते। अब्रक, ग्रेफाइट, संगमरमर, जिप्सम, इस प्रकार के खनिज, यानी कि ये सभी खनिज हैं जो अधात्विक खनिज हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सरस्वती सिंधु सभ्यता के किन स्थलों पर किलेबंदी के साक्ष्य मिले। यानी कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस जगह से किलेबंदी के साक्ष्य मिले, यानी कि सबूत मिले किलेबंदी के। तो कालीबंगा, लोथल, बनवाली और धोलावीरा से। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। आंसर देखें। प्रत्येक समाज में लोगों के जन्म, भाषा, जाति, धर्म के आधार पर विभेद होना स्वाभाविक। यानी कि हर एक समाज के अंदर जन्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर जो है विभेद यानी कि भेद होता है। ये बात स्वाभाविक है, यानी कि कॉमन बात है।
इन आधारों पर लोग अलग अलग समुदायों से संबंधित हो जाते हैं, यानी कि इस आधार पर जो है लोग जो है अलग अलग समुदाय से संबंधित हो जाते हैं, तो उसे सामाजिक विभाजन कहते हैं। और इसी चीज़ को ही जो है सामाजिक विभाजन कहते हैं। भारत में जाति के आधार पर, यानी कि भारत के अंदर जाति के आधार पर सवर्ण, दलित, पिछड़ी जातियों के समुदाय सामाजिक विभाजन के उदाहरण हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। आंसर देखें, जब केंद्र और सरकार राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। यानी कि केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में, यानी कि दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि शक्तियों का उच्च स्तर यानी कि हाई लेवल से निम्न स्तर यानी कि लो लेवल में विभाजन हो जाना, यानी कि बांट देना, विकेंद्रीकरण कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पारदर्शिता लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, विश्लेषण कीजिए। पारदर्शिता का मतलब होता है कि सरकार के अंदर कोई भी चीज़ छुपाई ना जाए, सभी चीज़ों के बारे में जनता को जानकारी हो, उसको पारदर्शिता कहते हैं। पारदर्शिता को सुशासन के मूल सिद्धांत के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। यानी कि पारदर्शिता जो है एक अच्छे शासन, सुशासन का मतलब होता है अच्छे शासन के मूल सिद्धांत, यानी कि मुख्य सिद्धांत माना गया है व्यापक रूप से। यानी कि सभी लोगों ने इसको, सभी देशों ने, सभी लोगों ने इसको मान्यता दी है कि जो पारदर्शिता है वो एक अच्छे शासन का मूल सिद्धांत है। पारदर्शिता का अर्थ है जानकारी साझा करना। पारदर्शिता का मतलब होता है कि जानकारी साझा करना, यानी कि कोई भी सरकार के अंदर काम होता है तो उसकी जानकारी सभी को हो। खुले तरीके से कार्य करना, यानी कि कोई भी काम छुपा के ना हो, यानी कि खुले तरीके से हो। पारदर्शिता को बढ़ावा देने में सूचना तक निःशुल्क पहुंच, यानी कि पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए सूचना तक पहुंच है, यानी कि जो सूचना प्राप्त करने के लिए निःशुल्क सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि कोई भी, जैसे कि आरटीआई है, ये इसी तरह का ही कानून है जिसमें जो है हम किसी भी जानकारी के बारे में फ्री में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहुंच एक प्रमुख तत्व है, तो ये एक जो है प्रमुख तत्व है कि सूचना जो है निःशुल्क प्राप्त हो। निःशुल्क का मतलब होता है बिना पैसों के। भारत में किन्हीं दो खाद्य फसलों के नाम उनके उत्पादक राज्यों के साथ लिखे, यानी कि दो खाद्य फसलों के नाम लिखना है और कौन से राज्य के अंदर उनका उत्पादन होता है, यानी कि उगाई जाती हैं, उनके नाम लिखने हैं। आंसर देखें, चावल जो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु में होता है सबसे ज़्यादा, और गेहूँ जो है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता क्या है, उदाहरण दीजिए। आंसर देखें, किसी क्षेत्र में बहुत सारे अलग अलग पौधों और जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं, इसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। यानी कि मान लीजिए एक जंगल है और उसके अंदर अलग अलग प्रकार के पौधे पाए जाते हैं और अलग अलग तरह की जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं, और इसे ही जो है जैव विविधता कहते हैं। यानी कि अलग अलग तरह के जीव एक जगह पर रहते हैं, इसको जैव विविधता कहते हैं। जैसे कीट हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, जानवर हो गए और पक्षी, ये सभी एक जगह पर रहते हैं, तो इसको जो है जैव विविधता कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के कोई 3 प्रभाव लिखे। यानी कि जो भारतीय कृषि है इसके ऊपर वैश्वीकरण के प्रभावों के बारे में बताना है कि क्या प्रभाव पड़ा है भारतीय कृषि पर। आंसर देखें, वैश्वीकरण का प्रमुख प्रभाव यह हुआ है कि बहुत से किसान अब वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे हैं। यानी कि वैश्वीकरण का सबसे मेन प्रभाव ये हुआ है कि किसान जो है व्यापारिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि, यानी कि ऐसी कृषि करने लगे हैं जिनको वो आसानी से बाज़ार में बेच सके, खेती करने लगे हैं ऐसी फसलों की। उसके बाद है ढांचागत सुधार, यानी कि इससे जो है वैश्वीकरण की वजह से जो कृषि का जो ढांचा था उसके अंदर सुधार किया गया है। प्रौद्योगिकी परिवर्तन, यानी कि नई टेक्नोलॉजी आई है। बाज़ार सुविधा, यानी कि बाज़ार उपलब्ध हो गए हैं आसानी से। क्रेडिट का विस्तार, यानी कि जो कर्ज है वो आसानी से मिल जाता है, आदि के कारण आधुनिक निवेशों में वृद्धि हुई है।
इसकी वजह से जो है आधुनिक निवेश में वृद्धि हुई है। उसके बाद है श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति और नीली क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न यानी कि खाने पीने की चीज़ें, दुग्ध यानी कि दूध, तिलहन, दालें और मछली तथा मत्स्य उत्पादों में और मछली के जो उत्पाद हैं इनके अंदर वृद्धि हुई है यानी कि बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सतत विकास क्या है। आंसर देखें, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना और भावी पीढ़ियों को, भावी पीढ़ी मतलब आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में यानी कि ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना सतत विकास कहलाता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो पर्यावरण के अंदर जो भी संसाधन है उसका इस तरह से प्रयोग करना कि जो वर्तमान पीढ़ी है यानी कि इस समय की जो पीढ़ी है वो भी उसका यूज कर सके और जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इन संसाधनों का प्रयोग कर सके। इस तरह से उनका प्रयोग करना जो है सतत विकास कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन के 2 मुख्य कार्य लिखें। तो आंसर देखें, पहला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना यानी कि 2 देशों के बीच जो व्यापार है उसको बढ़ावा देना विश्व व्यापार संगठन का कार्य है। और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित करना यानी कि 2 देशों के बीच जो व्यापार होगा उसके लिए नियम बनाने का काम भी इसका है और उसको लागू करने का भी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता जागरूकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। आंसर देखें, उपभोक्ता का अपने लाभ तथा हानि के प्रति जागरूक रहना उपभोक्ता जागरूकता कहलाता है। यानी कि जो उपभोक्ता है यानी कि एक जो ग्राहक है उसको अपने लाभ और हानि के बारे में पता होना यानी कि जानकारी होना, ऐसा जो उपभोक्ता है उसको जागरूक उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता को दुकानदारों यानी कि जो ग्राहक है उसको दुकानदारों, वितरकों तथा उत्पादों से बचने के लिए जागरूक होना आवश्यक है। यानी कि जो दुकानदार है उसके साथ ठगी ना करें, जो वितरण करने वाले हैं और जो उत्पाद हैं उनके बारे में अगर जानकारी होना जो है ज़रूरी है। जागरूक होने पर उपभोक्ता जो है ठगा नहीं जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है धात्विक और अधात्विक खनिज। क्वेश्चन रिपीट हो गया था इसलिए अगला क्वेश्चन देखें, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। वस्तु विनिमय का मतलब ये होता है कि बिना पैसों के जब हम सामान का आदान प्रदान करते हैं तो उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यानी कि इस प्रणाली के अंतर्गत आप किसी व्यक्ति को अपने पास जो वस्तु है वो देकर उसके पास जो आपकी ज़रूरत की वस्तु है उसे लेकर जो है विनिमय किया जाता है। तो इसको जो है वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ऐसी व्यवस्था जिसमें वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान, ये आधार गलत लिखा हुआ है, आदान प्रदान किया जाता है, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जैन परंपरा में दिगंबर व श्वेतांबर क्या है। आंसर देखें, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन परंपरा 2 भागों में बट गई, एक दिगंबर और दूसरे हैं श्वेतांबर। दिगंबर 10 दिशाओं को वस्त्र मानते हैं, यानी कि जो दिगंबर हैं वो 10 दिशाओं को वस्त्र मानते हैं, यानी कि ये वस्त्र धारण नहीं करते, ये दिशाओं को ही वस्त्र मानते हैं। जबकि श्वेतांबर जो हैं श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, यानी कि सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है खनिज क्या है। आंसर देखें, खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व, यानी कि खनिज जो है प्राकृतिक रूप से प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले तत्व हैं जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, यानी कि इनकी आंतरिक संरचना निश्चित होती है। ये चट्टानों तथा अयस्कों में पाए जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भौम जल या भूमि जल किसे कहते हैं। आंसर देखें, धरातल पर बहने वाले जल का वह भाग जो रिस रिस कर भूमि के अंदर चला जाता है वह भौम जल या भूमि जल कहलाता है। यानी कि बारिश के कारण धरातल के ऊपर जो पानी है जो बह रहा है वो रिस रिस कर भूमि के अंदर चला जाता है और भूमि के अंदर इकट्ठा होता रहता है, तो ऐसे जल को जो है भौम जल या फिर भूमिगत जल कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार
गारंटी अधिनियम 2005 का क्या उद्देश्य है? तो ये जो योजना है इसका क्या उद्देश्य है? आंसर देखें। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ज़रूरतमंद लोगों को वर्ष में यानी कि साल में 100 दिन का रोज़गार सुनिश्चित करना, यानी कि रोज़गार देना। यानी कि ग्रामीण इलाके के अंदर, गाँव के अंदर लोगों को एक साल के अंदर 100 दिन का रोज़गार जो है देना, सुनिश्चित करना जो है, तथा श्रमिकों का पलायन, जिसकी वजह से जो श्रमिक हैं यानी कि जो मज़दूर हैं वो गांव से पलायन ना करें, यानी कि शहरों की तरफ ना जाएं। इस योजना का यह मुख्य उद्देश्य है, यानी कि लोगों को 100 दिन का रोज़गार भी मिले और लोग अपने गांवों को छोड़कर दूसरी जगह न जाएं। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखें। प्रति भूमि से क्या अभिप्राय है? आंसर देखें। वह भूमि जिसमें लगातार फसल नहीं बोई जाती बल्कि उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ समय के लिए खाली छोड़ दी जाती है, उसे प्रतिभूमि कहते हैं। यानी कि ऐसी भूमि जिसके ऊपर लगातार खेती नहीं की जाती, कुछ समय के लिए उसको खाली छोड़ दिया जाता है ताकि उस भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो फिर से बढ़ जाए, तो ऐसी भूमि को जो है प्रतिभूमि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। आरक्षित वन किसे कहते हैं? परिभाषित कीजिए। आंसर देखें। वह वन क्षेत्र जिसमें पशु चराना व लकड़ी काटना प्रतिबंधित हो, यानी कि वह क्षेत्र जिसके अंदर पशु चराना और लकड़ी काटना प्रतिबंधित हो, यानी कि मनाही हो, उसे आरक्षित वन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है। साम्राज्यवाद का अर्थ बताइए। आंसर देखें। जब कोई शक्तिशाली देश किसी दुर्बल देश पर, यानी कि कमज़ोर देश पर बलपूर्वक, यानी कि शक्ति के आधार पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है, यानी कि उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, तथा उसकी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण करता है, उस शक्तिशाली देश की इच्छा और प्रवृत्ति को साम्राज्यवाद कहते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि कोई ताकतवर देश किसी कमज़ोर देश के ऊपर कब्जा कर ले और उसकी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से उसका शोषण करे, तो ऐसे देश की जो इच्छा होती है और जो प्रवृत्ति होती है, इसे ही साम्राज्यवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है। श्रीलंका में गृह युद्ध के क्या कारण थे? यानी कि श्रीलंका के अंदर जो गृह युद्ध हुआ था उसके कारण क्या थे? आंसर देखें। श्रीलंका के 1948 में स्वतंत्र होने के बाद, यानी कि श्रीलंका को 1948 में आज़ादी मिली थी, उसके बाद सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। यानी कि जो सिंहली समुदाय था जिसकी संख्या श्रीलंका के अंदर ज़्यादा थी, उन्होंने शासन के ऊपर, यानी कि सरकार के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाना चाहा। सरकार ने 1956 में कानून बनाकर सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया और सरकार के ऊपर सरकार ने 1956 में कानून बनाकर सिंहली जो भाषा थी इसको राजभाषा का दर्जा दे दिया। विश्वविद्यालय, सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को, यानी कि जो सिंहली थे उनको प्राथमिकता, यानी कि उनको वीर्यता, यानी कि उनको नौकरी दी गई। और इन सभी फैसलों से जो तमिल थे उनकी नाराज़गी बढ़ गई और अंततः श्रीलंका में गृह युद्ध आरंभ हुआ। तो यहाँ पर मुख्य कारण ये बताया गया है कि तमिल जो थे उनके साथ जो भेदभाव हुआ था, इसकी वजह से ही श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है। अदृश्य बेरोजगारी से क्या अभिप्राय? आंसर देखें। जब किसी कार्य में लगे लोगों की संख्या आवश्यकता से ज़्यादा होती है, यानी कि किसी काम के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तथा उनमें से कुछ लोगों को काम से हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि कोई ऐसा काम है जिसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, उनमें से अगर कुछ आदमियों को हटा भी दिया जाए तो जो उत्पादन है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि जो काम 100 लोग कर रहे थे तब भी उतना ही उत्पादन हो रहा था, और मान लीजिए उसमें से 10 हटा दिए तो 90 में भी उतना ही उत्पादन हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति काम में लगे हुए तो दिखाई देते हैं लेकिन उत्पादकता में उनका कोई योगदान नहीं होता। इस प्रकार की जो बेरोजगारी है वो अदृश्य बेरोजगारी कहलाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। आधारभूत उद्योग क्या हैं? उदाहरण देकर बताइए। आंसर देखें। वह उद्योग जिनके उत्पाद दूसरे उद्योगों के लिए
उत्पादन का आधार तैयार करते हैं, ऐसे उद्योगों को आधारभूत उद्योग कहते हैं। यानी कि वो उद्योग जो दूसरे उद्योग के लिए कच्चा सामान उपलब्ध कराते हैं, तो उन उद्योगों को आधारभूत उद्योग कहते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग है और इंजीनियरिंग उद्योग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1992 में किए गए संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था। आंसर देखें। पंचायत संस्थाओं को मजबूत बनाने और उन्हें संवैधानिक दर्जा दिलाने के उद्देश्य से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया था, जो 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव से लागू हुआ था। यानी कि इस तारीख को ये लागू हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसी धर्म व यहूदी धर्म के संस्थापकों के नाम बताएं। तो आंसर देखें। पारसी धर्म के संस्थापक ईरानी शासक जरथुसत्र और यहूदी धर्म का आरंभ जो है पैगंबर हजरत इब्राहिम द्वारा माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। आंसर देखें। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कुल सदस्यों की लगभग 14% के आसपास पहुंच पाई है। राज्यों की विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत का स्थान दुनिया के अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। भारत इस मामले में अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से पीछे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे करते हैं। तो आंसर देखें। देश की कुल आय यानी कि देश को जो टोटल आय हुई है, यानी कि टैक्स के द्वारा जो पैसा मिला है देश को, उसको कुल जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है, यानी कि प्राप्त की जाती है। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है, यानी कि जो प्रति व्यक्ति आय है इसको औसत आय भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। सार्वजनिक क्षेत्र के किन्हीं दो उद्यमों के नाम बताएं, इनका नियंत्रण किसके पास होता है। तो आंसर देखें। भारतीय रेल और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि भेल, इसका नियंत्रण सरकार के पास रहता है। यानी कि ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, उद्यम हैं, और इनका जो नियंत्रण होता है यानी कि मालिकाना हक जो है सरकार के पास होता है। अगला क्वेश्चन है अथर्ववेद में किसका संकलन है। आंसर देखें। अथर्ववेद जन सामान्य से जुड़ी समस्याओं के समाधान तथा जीवन और समाज के नियमों का संकलन है, यानी कि संग्रहण है। इसमें 5987 मंत्र हैं, इसके अंदर लिखे हुए हैं। यह वेद ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देता है, यानी कि इस वेद के अंदर ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया गया है तथा मोक्ष के उपाय बताए गए हैं कि किस तरह से व्यक्ति जो है, इंसान जो है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसमें गणित, विज्ञान, आयुर्वेद, समाजशास्त्र, कृषि विज्ञान, चिकित्सा विधि तथा रोगों से संबंधित ज्ञान भी संकलित, यानी कि इनके बारे में भी जानकारी है। अगला क्वेश्चन है मध्यकाल के भारतीय समाज में जमींदारों पर संक्षिप्त नोट लिखें। आंसर देखें। मध्यकाल में जमींदार स्थानीय शासक वर्ग था, यानी कि मध्यकाल के दौरान जो जमींदार थे वो स्थानीय शासक थे, एक तरह से राजा की तरह थे वो, जिसे परंपरागत रूप से शासन करने का अधिकार प्राप्त है, जिसको जो है परंपरागत रूप से शासन करने के अधिकार भी मिले थे। जिस क्षेत्र पर जमींदारों का अधिकार मान्य होता, यानी कि जिस क्षेत्र के ऊपर जमींदारों का अधिकार होता, वह उनकी जमींदारी कहलाती थी। जमींदारों के रूप में उन्हें क्षेत्र में रहने वाली जनता पर शासकीय अधिकार प्राप्त हो जाता था, यानी कि जमींदार के रूप में उसके क्षेत्र के अंदर जितनी भी जनता रहती थी उसके ऊपर उसका शासकीय अधिकार होता था, यानी कि वो एक तरह से राजा की तरह काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बहुदलीय व्यवस्था क्यों है। आंसर देखें। भारत अपने भौगोलिक आकार में बहुत बड़ा, यानी कि भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है तथा विविधता वाला है, यानी कि भारत के अंदर बहुत सारी विविधताएं हैं वाला देश है। यहाँ की जनसंख्या की सामाजिक संरचना काफ़ी जटिल है, यानी कि भारत देश की जो जनसंख्या है उसकी जो सामाजिक संरचना है
वो काफ़ी जटिल है, क्योंकि भारत के अंदर जो है अलग अलग धर्मों के अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। अतः दो या तीन पार्टियां इतने बड़े देश की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में सक्षम नहीं है। तो इतना बड़ा देश है, इसी वजह से दो या तीन पार्टियां जो हैं इतने बड़े देश के अंदर जो सामाजिक और भौगोलिक विविधताएं हैं इनको समेट पाने में सक्षम नहीं है, यानी कि नियंत्रित पूरे देश के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकती हैं दो तीन जो पार्टियां हैं। इसलिए भारत के अंदर बहुदलीय व्यवस्था अपनाई गई है। इसलिए भारत के अंदर जो है बहुदलीय यानी कि एक से अधिक दलीय व्यवस्था अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, रोम को 7 पहाड़ियों का नगर क्यों कहा जाता है? आंसर देखें। लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में रोम एक छोटा सा गांव था, यानी कि 1000 साल पहले रोम जो है एक छोटा सा गांव था जो मध्य इटली में टाइबर नदी के किनारे 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ था। यानी कि मध्य इटली के अंदर जो टाइबर नदी है, इस नदी के किनारे जो 7 पहाड़ियाँ थीं, यहाँ पर ये देश जो है रोम बसा हुआ था, इसलिए इसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मिस्र के लोगों की आर्थिक गतिविधियाँ कौन सी थी? आंसर देखें। कृषि। मिस्र के लोग गेहूँ, जौ, कपास, अंगूर, अंजीर, खजूर आदि उगाते थे। फराव मतलब राजा सिंचाई का समुचित प्रबंध करते थे, यानी कि फराव जो है राजा होते थे और राजा जो है सिंचाई का प्रबंध करता था। उसके बाद है पशुपालन। जो मिस्र के लोग थे वो पशुपालन भी करते थे। ये गाय, भेड़, गधा, बछड़ा, बंदर और मुर्गी पालते थे। व्यापार और वाणिज्य। मिस्र में आंतरिक व्यापार नील नदी से होता था, यानी कि देश के अंदर जो व्यापार होता था वो नील नदी के द्वारा होता था। मिस्र भारत और अरब से, यानी कि मिस्र जो है भारत देश से और अरब से, जो अरब के देश हैं उनसे मसाले, रंग, तेल, पाउडर और चंदन मंगवाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? आंसर देखें। फारस की खाड़ी में स्थित आधुनिक इराक को प्राचीन काल में मेसोपोटामिया कहते थे, यानी कि फारस की खाड़ी के अंदर जो आज के समय का इराक है, यानी कि जिसको हम इराक देश के नाम से जानते हैं, इराक के नाम से, प्राचीन काल में इसका नाम मेसोपोटामिया था। यह यूनानी भाषा का शब्द है जो मेसो और पोटम शब्द से मिलकर बना, यानी कि मेसोपोटामिया मेसो और पोटम शब्द से मिलकर बना है। मेसो का अर्थ होता है मध्य, यानी कि बीच में, और पोटम का अर्थ होता है नदी, यानी कि नदियों के बीच वाला हिस्सा। इस प्रकार मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ, यानी कि मेसोपोटामिया का मतलब होता है 2 नदियों के बीच वाला भाग को कहते हैं। यह 2 नदियाँ थी दजला और फरात, यानी कि जो इराक है ये प्राचीन टाइम पर मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था, और ये जो है ये इलाका, ये देश जो है 2 नदियों के बीच में था, दजला और फरात के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एथनिक या जातीय से आपका क्या अभिप्राय है? आंसर देखें। ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी कि साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है, इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोप में नाइट कौन होते थे? आंसर देखें। मध्यकालीन यूरोप में नाइट एक उपाधि थी, यानी कि नाइट एक जो है उपाधि है जो घुड़सवार योद्धा प्राप्त करते थे, यानी कि ये जो नाइट की उपाधि है घुड़सवार योद्धा को दी जाती थी। यह उपाधि वीरता व अत्याचारों से रक्षा का प्रतीक थी, यानी कि जिसको ये उपाधि मिलती थी इसका मतलब है कि वो वीर व्यक्ति हैं और वो अत्याचारों से लोगों की रक्षा करता था। जो किसी नाइट से ही उसका शिष्य बनकर सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत दी जाती थी, और ये जो नाइट की उपाधि थी, ये उपाधि नाइट के द्वारा ही अब नाइट के पास शिष्य बनकर और सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत उसको मिलती थी। तो ये थे आपके सामाजिक विज्ञान के सभी चारों किताबों से सभी 2-2 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।